All right, everyone. So, when we calculate the CAPM formula, usme we need beta. What is that beta? And why do we need beta in that? So, why do we multiply beta with RM minus RF? So, basically, the concept is RM minus RF is ये stock आपको कितना return देगा. So, हम कहते हैं कि अच्छा suppose मैं आपको बोल रही हूँ मेरे business में I will give you 20%. But you will say, you are not giving me 20% क्योंकि 5% तो risk free एफडी में भी मिल रहा है. तो मेरे साथ एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए आपको कितना मिल रहा है? 15% मिल रहा है, 20 नहीं मिल रहा है. सो दिस एक्स्ट्रा वट एवर यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, उसके साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मेरे पास एक बिजनेस है, मैं आपको पैसा डबल करके देती हूँ, बट आपका पैसा जीरो भी हो सकता है. Some people might agree, some people might not agree. But on the other hand, if I say you that you should invest in this stock, 10% plus हो सकता है, 10% minus भी हो सकता है. Again, some people will agree, some people will not agree. Some people would want to invest in FDs only. But suppose I say कि upper side तो 15% 20% रहेगा, but जीरो भी हो सकता है. तो आप बोलोगे ये क्या है, राइट? रिटर्न आप इतना कम दे रहे हो और रिस्क इतना ज्यादा. एवरीबडी, बिकॉज एवरीवन नोज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. एफडी में रिस्क बहुत कम है, रिटर्न भी कम है. एफएनओ में रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न भी बहुत ज्यादा है. बट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अल्फा स्टॉक्स विच इज लाइक रिटर्न ज्यादा से ज्यादा एंड रिस्क कम से कम. Right now, how do you measure that risk? We measure that risk with beta. What do you mean by beta? Beta of a particular stock is it's a concept that measures the expected move in a stock relative to movements in the overall market. तो बीटा क्या करता है? बीटा देखता है कि लेट्स से एक स्टॉक ले लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, ठीक है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 5% ऊपर गया और ओवरऑल मार्केट 10% ऊपर गया, तो इट शोज द वोलेटिलिटी. अब देखो सपोज वॉर अनाउंस हो गया, ठीक है, और पूरा का पूरा मार्केट 20% से डाउन हो गया, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ 10% से डाउन हुआ. क्यों? क्योंकि भाई वॉर हो कुछ भी हो, आप शैम्पू करना नहीं छोड़ोगे, आप ब्रश करना नहीं छोड़ोगे, तो वो सिर्फ 10% से ही गिरा. सो this shows that with respect to the market, ये जो बीटा है ये इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है. ये हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है. बट लेट्स से 20% से वॉर हुआ, वॉर का अनाउंसमेंट हुआ, 20% से मार्केट गिरा एंड अदानी का स्टॉक 30% से गिर गया, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क स्टॉक्स हैं, हाई डेट है, हाईली लिवरेज्ड है, तो उसमें ट्रबल ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो वो 30% से गिर गया, मतलब उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका बीटा बहुत ज्यादा होगा. हिंदुस्तान यूनिलीवर का बीटा बहुत कम होगा. और अगर एफडी का पूछोगे तो एफडी का बीटा ऑलमोस्ट जीरो होगा, बिकॉज वो रिस्क फ्री है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट बीटा, देर आर डिफरेंट रेंजेस. अगर बीटा इज मोर देन 1, दैट मीन्स बहुत ज्यादा हाई रिस्क है. अगर बीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये है रिटर्न ऑफ मार्केट, मार्केट लेवल पे है. और अगर बीटा 1 से भी कम है, 1 से जितना कम बीटा होता है उतना इट सेज दैट आपका जो है लो बीटा मींस लो रिस्क. ठीक है, एवरीबडी वांट्स लो रिस्क स्टॉक्स. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस बीटा? इस बीटा को कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो आप कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक उठाइए, उसका प्राइजेस ले लीजिए एंड कंपेयर इन रिलेशन टू its benchmark. For example, Hindustan Unilever is a Indian company, right? तो एनएससी में, एनएससी का क्या क्या है जो एनएससी को डिनोट करता है? एनएससी का इंडेक्स क्या है? निफ्टी. तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंपेयर करूंगी विद निफ्टी और सेंसेक्स, राइट? बोथ आर ऑफ इंडिया. बट लेट्स सी यू हैव सिलेक्टेड एनी ग्लोबल कंपनी, आपने कोई भी ग्लोबल कंपनी सिलेक्ट करी है, तो अगर आपने आईबीएम सिलेक्ट करी है, तो आप उसको यूएस के जो इंडाइजेस है, डो जोन्स है या S&P 500 है, उनसे कंपेयर करोगे, ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर. ओके, बिकॉज वो नेस्डैक में रजिस्टर्ड है, यूएस में रजिस्टर्ड है. सो अकॉर्डिंगली उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है
वो अलग है। सो जिस भी कंट्री का आप स्टॉक ले रहे हो उसके साथ उसके बेंचमार्क इंडेक्स को लो। अगर आप उनको आईबीएम को इंडिया के निफ्टी से करोगे कंपेयर, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज नॉट गोइंग टू मतलब वो सही बीटा नहीं देगा। हम ऐसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट कितना गिरा, हमारा कितना गिरा। सो लेट्स से आई कम ऑन टू दिस investing.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यू कैन सी। अब आप वैसे देखोगे, अभी जैसे मैंने बीटा लिखा ना, आप बीटा किसी भी कंपनी का डायरेक्टली सर्च करके भी निकाल सकते हो, एज आई टेल यू वहां पे कि आप ना डायरेक्टली इंटरनेट से ले लो बीटा ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप देखोगे बहुत सारे बीटा है, लॉन्ग टर्म, डेली, 1 मंथ रेंज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन। आप बोलोगे इतने सारे बीटा, तो मैं कौन सा यूज करूं? ये इतने सारे बीटा निकले कैसे भाई? बीटा तो एक ही निकलना चाहिए, मेथड तो एक ही होगा। यस, मेथड एक ही है, बट उस मेथड में आप डेटा कौन सा यूज करते हो, दैट रियली डिपेंड्स। सो हाउ डू वी यूज द डेटा, लेट्स अंडरस्टैंड। सो सपोज मैं यहाँ पे डेली का डेटा लेती हूँ और मैं बोलती हूँ ठीक है ये लास्ट 1 मंथ का डेटा है। ऑल राइट फाइन, लास्ट 1 मंथ का डेटा है और ये डेली का डेटा है, एंड मैं इसको कर लूंगी, आई विल जस्ट मेक इट कॉपी एंड आई विल पुट इट इन एन एक्सेल शीट। ऑल राइट, तो आई विल जस्ट पेस्ट इट। अब आप देखो, डेट्स हैं, प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस ये है। अब मेरे लिए क्लोजिंग प्राइस ही मैटर करती है। मुझे क्या करना, ओपन कितना, हाई कितना, लो कितना, वॉल्यूम कितना, चेंज। तो ठीक है, चेंज तो मैं आपको सिखाऊंगी वैसे भी कैलकुलेट कैसे कर। सो ये इसका हर दिन का एक क्लोजिंग प्राइस था, एंड ये मैंने किसका निकाला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का निकाला है, राइट, जिसको हम शॉर्ट में एचयूएल बोलते हैं। अब बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि अगर नेस्डेक के इंडेक्स से आप कब तब कंपेयर करते हैं अगर ग्लोबल कंपनी होती, इंडियन कंपनी है तो आप इसको निफ्टी से ही कंपेयर करोगे तो ही इट विल बी बेटर। तो अब मैं बोलूंगी निफ्टी प्राइजेस इन लास्ट 1 मंथ, निफ्टी प्राइजेस इन लास्ट 1 मंथ, ओके, निफ्टी 50 हिस्टोरिकल डेटा। सो सेम टू सेम सब डेज का आ जाएगा, सैटरडे संडे छोड़ के। एंड ये डेटा मैंने 1 मंथ का 1 मंथ का डेटा मैंने यहाँ से ले लिया, डेट, और ये निफ्टी का डेट, ठीक है। ऑलरेडी तो ये मैंने आई हैव जस्ट टुक अप द डेटा, डन। अगेन मैंने जैसे बताया आपको कि ये प्राइस इज इम्पोर्टेंट, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ ये चेंज जो है ना, चेंज तो यू कैन लर्न टू कैलकुलेट, आई शो यू हाउ डू यू कैलकुलेट। इन्होंने निकाल के दिया, आप खुद भी सीखो कैसे निकालते हैं। इट्स जस्ट आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आप बोलते हो इजिकल्स टू, अभी आज 2789 था, कल कितना था, 2778 था, तो डिवाइडेड बाय ओल्ड, ओल्ड तो कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज से आपका ये वाला जो है कितने परसेंटेज से ये आपका चेंज हुआ, हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज, राइट। सो हाउ डू वी कंसीडर दिस, हम बोलते हैं कि देखो दिस इज न्यू, राइट, दिस इज न्यू, दिस इज आज का, दिस इज ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो ये कितने से चेंज हुआ, 0.398 विच इज 0.4%, राइट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो दिस इज 0.4%। अब इसी को अगर मैं ड्रैग करती चलूंगी तो आप देखो सारे के सारे हमारे मैच करेंगे। देर इज वन मोर वे टू कैलकुलेट दिस, आप बोलो इजिकल्स टू न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड। ध्यान रखना क्योंकि कोई कोई वेबसाइट्स ना असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देती हैं, मतलब लेट्स से अगस्त पूरा ऐसे आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th अगस्त ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है, 30 अगस्त, 29, 28, 27, 26। तो डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट कैसे दे रही है। आपको ध्यान रखना है न्यू अपॉन ओल्ड -1, तो न्यू अपॉन न्यू ओल्ड देखना, न्यू कौन सा है, ओल्ड कौन सा है, राइट। न्यू इन द सेंस फ्रेश डे का कौन सा है, टुडे का कौन सा है, एंड टुमारो का कौन सा है। सो अगेन मैं सेम टू सेम न्यू अपॉन ओल्ड -1 करके इस पे भी मैं फॉर्मेट लगा देती हूँ, एंड देन मैं इसको ड्रैग करती हूँ। आप देखो अगेन वी हैव द सेम आंसर्स, राइट। सो ऑसम चेंज आप खुद निकालो या उनका निकाला हुआ लो, डज नॉट मैटर्स। अब हमें निकालना है इस स्टॉक का बीटा। कैसे निकालेंगे, आप यूज करोगे फॉर्मूला स्लोप,
ठीक है, स्लोप यूज करोगे, ये बोल रहा है नोन वाइज और नोन एक्स, तो आपने ये वाला डेटा ले लिया, कॉमा आप बोलोगे ये वाला डेटा, चेंज चेंज उठाओगे आप पूरा, जितना भी चेंज आपके पास अवेलेबल है। ऑल राइट, एंड देन यू एंटर इट। सो इस स्टॉक का बीटा है 0.09। मैंने आपको कहा था इसका स्टॉक का बीटा बहुत कम आने वाला है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा निफ्टी के साथ ही मूवमेंट दिखाता है और बहुत हाई वोलेटाइल नहीं है, बिकॉज एफएमसीजी है, बहुत ज्यादा हाई डेट कंपनी नहीं है। अगर आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेट इक्विटी रेशियो इज जस्ट 3%, तो हाईली लिवरेज्ड नहीं है। सो अकॉर्डिंगली इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बीटास कैलकुलेट किए हैं, 0.5 लॉन्ग टर्म, 0.09, ये देखो 1 मंथ रेंज में जो हमने निकाला वही इनका भी, ये एवरीडे फ्रेश अपडेट होता रहता है। तो आप डेटा कौन सा ले रहे हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप यहाँ पे जो भी डेटा इस एचयूएल में लोगे वही फिर आप इसमें भी लेना, निफ्टी में भी लेना, सेम टू सेम, ऐसे नहीं उसका मंथली लो उसका ईयरली लो, अलग अलग मत लेना, दोनों में सेम लेना। ओके, एंड नाउ यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, डेली की जगह आप बोलो वीकली, तो वीकली में क्या होगा पता है, देखो हर फ्राइडे का डेटा आएगा, जो भी मतलब जो भी जिस डे पे आप हो उस डेट का क्लोजिंग, लेट्स से बिकॉज आज 2 सितंबर है एंड आज मंडे है, तो ये मुझे 1 सितंबर का प्राइस दिखा रहा है, जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है। फिर ये August 25, फिर ये मतलब जो भी आपका वीकली वीकली प्राइजेस दिखा रहा है। ओके, एंड फिर डेट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको 2 साल का चाहिए 1 साल का चाहिए, आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली डेट्स अप्लाई करो कि मुझे ये डेट से ये डेट तक चाहिए, और आप इसको अप्लाई डालो, बस ये हो जाएगा। वीकली चाहिए, किसी किसी को मंथली चाहिए, मतलब एवरी मंथ मंथ का 1 सितंबर, 1 अगस्त, 1 जुलाई, 1 जून ऐसे करके चाहिए। तो देखो अगर आप मंथली लोगे तो डेफिनेटली आप 3-4 साल का डेटा लोगे। सो दैट डिपेंड्स की, तो दो दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक तो मैंने वीकली लिया या मंथली लिया, और मैंने कितने बड़ा पीरियड का डेटा लिया। कोई कोई लोग, सपोज मैं यहाँ पे 1 महीने का डेटा ले रही हूँ तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म मूवमेंट बता रहा है। सपोज मैंने मंथली लिया और मैंने 10 साल का डेटा लिया, पिछले 10 साल का, ठीक है, तो वो मुझे बड़ी लॉन्ग टर्म मूवमेंट बता रहा है। ऑल राइट, और लेट्स से मैंने लास्ट 10 साल का नहीं लिया, ठीक है, और लास्ट 10 साल का लिया और उसमें मंथली की जगह डेली लिया, तो वो और डिटेल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब आप मंथली लेते हो तो उस मंथ के बीच में जो भी मूवमेंट्स हुई उनको आपने कैप्चर नहीं किया, राइट। सो अभी ये देखो, ये 22 से 24 तक है, लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ और मुझे दूर से चाहिए, मतलब 2021 से चाहिए, इतना मुझे चाहिए, 2020 से लेकर 2024, 4 साल का मुझे मंथली डेटा चाहिए। तो बस ये देखो, ये 2022, 2024 और ये हो गया, ये आपके पास आ गया। देखो 2020 से डेटा है, अक्टूबर 2020 से लेके इतना सारा डेटा है, कॉपी करो और पेस्ट करो, और जैसे ही आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, उसी सेम टू सेम उसी पीरियड का उसी तरीके से डेट्स लिखना, निफ्टी की भी, और जो भी चेंज होगी उसी तरह से ले लेना। इवन नाउ द प्राइस कॉलम इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज चेंज उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, ये investing.com पे कैलकुलेटेड है, डिपेंड करता है आप कौन सा वेबसाइट यूज कर रहे हो, देर आर मेनी मेनी वेबसाइट्स। investing.com है तो वहां पे आपको ग्लोबल डेटा भी मिलेगा, इंडियन कंपनीज भी मिलेंगी, सब मिलेगा। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन यू, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि बीटा रिस्क फैक्टर बताता है 0.09 कम रिस्की है, बिकॉज ये लेस देन 1 है। जो रिस्क फ्री एफडी होगी उसका क्या होगा, बीटा, उसका बीटा होगा 0। मार्केट का बीटा होता है 1, और 1 से ज्यादा हाई रिस्क और 1 से कम लो रिस्क, ठीक है। और ये बीटा के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आने का रीजन यही है कि हर किसी ने अलग अलग तरह का डेटा यूज किया है, किसने मंथली, किसने वीकली, किसने डेली, और मंथली वीकली डेली में भी आपने कितना ज्यादा लाइक 3 साल का यूज किया, 5 साल का, 10 साल का, कितना लंबा यूज किया, दैट ऑल्सो really really matters, and accordingly there are multiple betas. So it रियली अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए कर रहे हो, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म बीटा लो। लॉन्ग टर्म बीटा मतलब कम से कम 10 साल का डेटा ये लोग लेते हैं, और बिकॉज 10 साल इज टू लॉन्ग, तो मोस्टली डेली कोई नहीं लेता है, वीकली या मंथली प्रेफर किया जाता है, बिकॉज बहुत लंबा शीट हो जाएगा टू डू दैट, बट यू कैन डू दैट। बट फाइनेंशियल मॉडलिंग में जब आप बीटा लगाते हो तो मोस्टली बीटा यूज होता है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं एफसी एफई में,
एंड FCFF में कैलकुलेट होता है वैक, विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगता है, KE लगता है. सो अल्टीमेटली ये वैक और KE, और ये वैक और KE यूज कहाँ होते हैं? एनपीवी में और गॉर्डन्स मॉडल में. गॉर्डन्स मॉडल इज अ परपेचुअल मॉडल, जो बहुत देखता है कि आने वाले 200 साल तक, 1000 साल तक मैं कितना अर्न करूंगा. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट 1000 years, 100 years, whatever. So you are looking long term, at the long term approach, long term growth, because वही वैक और KE यूज होते हैं टर्मिनल वैल्यू निकालने में, वही एज अ रेट यूज होता है टू कैलकुलेट NPV एंड गेट द एंटरप्राइज वैल्यू, and then ultimately land on to equity value and the intrinsic value of the company. All right, so I would prefer in financial modeling we should always use long term.